हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की जलवायु को। पहले हम समझते हैं कि जलवायु कहते किसे हैं। जलवायु समझने के लिए आपको इसी शब्द को दो भागों में बांटना पड़ेगा, जल और वायु, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि किसी जगह का हवा पानी कैसा है। मतलब कि किसी स्थान का तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवाएं और वर्षा बहुत लंबे समय तक कैसी रही है, उसे ही कहते हैं जलवायु। जलवायु जैसी एक और स्थिति बनती है मौसम। मौसम और जलवायु दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन मेन अंतर है समय का। मौसम भी किसी जगह के तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा और बारिश को ही बताता है, लेकिन मौसम की ये जो स्थिति है वो क्षणिक समय की है, बहुत कम समय की है, बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है। वहीं जलवायु तापमान, बरसात, वायुमंडलीय दबाव, हवा, इन्हीं चीजों को बताता है, लेकिन ये 30 या 30 से ज्यादा साल के समय को बताता है। ये बहुत धीरे धीरे बदलता है। किसे कहते हैं जलवायु? किसी भी जगह पर लंबे समय तक रहने वाले तापमान, वायुमंडलीय दबाव, वर्षा आदि का जो समग्र रूप है वो जलवायु कहलाता है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? मौसम क्षणिक अवस्था है और बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, वहीं जलवायु लंबे समय तक स्थिर रहता है, बहुत धीरे धीरे बदलता है। कम से कम 30 साल का समय ये लेता है। जलवायु शब्द समझने के बाद अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु आपको देखने को मिलेगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म वाला क्षेत्र है। देखिए उष्णकटिबंधीय क्या होता है, ये अपने विश्व का मैप है। इसमें ये जो बीचों बीच वाली 0 डिग्री अक्षांश है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अब हम सब जानते हैं। इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा मिलेगी, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा मिलेगी। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य साल भर लगभग इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में घूमता रहता है। तो इन दो रेखाओं के बीच में जहां गर्मी ज्यादा होती है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। तो भारत की अगर स्थिति आप देखोगे, अगर भारत की स्थिति देखोगे तो भारत के बीचों बीच में से, लगभग बीचों बीच में से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो भारत का जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है। अब दूसरा इसमें शब्द आता है मानसूनी जलवायु है। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का सीधा सा मतलब होता है कि ऋतु के अनुसार हवा की दिशाओं में बदलाव आना। जब गर्मी आती है तो गर्मी के बाद भारत में जो हवाएं चलती है वो दक्षिण पश्चिम से आती है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तब हवाओं की दिशा इस दक्षिण पश्चिम मानसून के एकदम उल्टी हो जाती है, या यूं कहे कि उत्तर पूर्व से हवाएं चलने लगती है, उसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में यह अंतर हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो गया, तो हवाओं की दिशाओं में इसी अंतर को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून क्या होता है, इसे हम अभी 5-10 मिनट में डिटेल में जानेंगे। तो मानसून मतलब हवाओं की दिशाओं में अंतर होना ऋतु के अनुसार। तो आपको याद क्या रखना है कि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मतलब कि कर्क और मकर रेखा के बीच में चूंकि गर्म वाला क्षेत्र है, वैसी ही जलवायु भारत की है, क्योंकि भारत के बीचों बीच में से, लगभग बीचों बीच में उसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। और मानसून का मतलब क्या है कि ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में अंतर होना। यह मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया है और जिसका मतलब होता है मौसम, और मौसम का मतलब होता है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में अंतर होना। यह क्वेश्चन कि मौसम शब्द का अर्थ क्या है, मौसम शब्द कौन सी भाषा से आया है और मॉनसून किस शब्द से बना है, यह आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है और मौसम का अर्थ होता है
जो मानसून का अर्थ होता है मतलब कि ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में अंतर होना। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं भारत में जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? हमें 5 इंपॉर्टेंट कारण पता होने चाहिए जो भारत की जलवायु को इफेक्ट करते रहते हैं, उस पर कुछ प्रभाव डालते रहते हैं। पहला कारण है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। इस वजह से भारत की जलवायु लगभग उष्णकटिबंधीय जलवायु है। दूसरा कारण है भारत की उत्तर में स्थित हिमालय। हिमालय पर्वत 2 काम करता है। एक तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारत में बहुत ज्यादा सर्दी होने से बचाता है, और दूसरा ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है इसको रोक कर यहां उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश करवाता है। तीसरा जो कारण है वो है समुद्र तट से दूरी। भारत के दक्षिण भाग के दोनों तरफ समुद्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये जो दक्षिण भाग है वो समुद्र के कारण मॉडरेट जलवायु वाला क्षेत्र है, एक मध्यम जलवायु, ना ज्यादा यहां पे सर्दी पड़ती है और ना ज्यादा यहां पे गर्मी पड़ती है। वहीं उत्तर भारत समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है और स्थल से घिरा है, तो यहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। चौथा कारण है कि समुद्र तल से किसी जगह की ऊंचाई कितनी है। जो जगह जितनी ऊंची होगी वहां पर उतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी। यदि आपने अनुभव किया हो तो जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जाओगे आपको ठंड महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है कि समुद्र तल से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको ठंड लगेगी। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृतसर और शिमला दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन शिमला ठंडा क्यों है? इसका कारण यही है कि शिमला की ऊंचाई ज्यादा है अमृतसर के मुकाबले। शिमला पहाड़ों पर बसा है और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब किसी जगह की ऊंचाई बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ठंड लगती है। तो चौथा कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। और पांचवा कारण है कुछ स्थलाकृतियां, जैसे कि पहाड़। आप जानते होंगे, हमने देखा था कि यहां पर पश्चिमी घाट है, ठीक है। भारत के दक्षिण में पश्चिम में कुछ पहाड़ियां हैं जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यह पश्चिमी घाट जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोक देता है और यहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है। वहीं पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा सूखा रह जाता है क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिम में ही सारी बारिश हो जाती है। तो ये 5 मुख्य कारक है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो हमें एग्जाम के लिए क्या चीजें याद रखनी है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो स्थिति, जिसमें आएगा कि भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसकी वजह से भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय हो जाती है। दूसरा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत एक तो उत्तर से आती हुई ठंडी हवा से भारत को बचाता है और दूसरा ये जो दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है इसको रोककर भारत में भारी बारिश करवाता है। तीसरा कारण है समुद्र तट से दूरी। भारत का जो दक्षिणी भाग है वो दोनों तरफ समुद्र से घिरा है, इसलिए दक्षिणी भारत में मॉडरेट जलवायु रहती है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। वहीं उत्तरी भारत समुद्र तट से बहुत ज्यादा दूरी पर है और चारों तरफ स्थल से घिरा है, इसलिए वहां पर सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी और गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। चौथा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। जो क्षेत्र जितना ऊंचा होगा वहां पर उतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जाना कि अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है। कहां है अमृतसर और शिमला? एक बार क्विकली हम मैप पर देख लेते हैं। ये भारत का उत्तरी भाग है। यहां पर आपको पंजाब में मिलेगा अमृतसर और हिमाचल में मिलेगा आपको शिमला। तो ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन शिमला चूंकि पहाड़ी पर है, हाइट पर है, तो शिमला ज्यादा ठंडा होगा। यह क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पांचवा कारण है भू आकृति।
मुख्य रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र यदि किसी मानसूनी हवाओं के बीच में आ जाता है तो जिस तरफ से हवाएं आ रही है वहां तो ज्यादा बारिश हो जाएगी और इसके दूसरी तरफ वाला क्षेत्र सूखा रह जाएगा। तो ये थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें देखना है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति आखिर होती कैसे है, मानसून आखिर आता कहां से है। इस चीज को समझने के लिए हमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो किसी जगह का जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वहां की हवाएं गर्म होती रहेगी, और आप जानते ही हैं कि हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और जैसे ही वो हवाएं ऊपर उठेगी नीचे जगह खाली हो जाएगी, यानी कि वायुमंडलीय दाब वहां पर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब तापमान बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, और इसका उल्टा भी सही है कि जब तापमान कम होता है तो प्रेशर बढ़ने लगता है। तापमान और प्रेशर का उल्टा रिलेशन है। तो एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इसका उल्टा भी सही बात है कि टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें हमें यूजफुल रहेगी जब हम मानसून की उत्पत्ति अभी देखेंगे। दूसरा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे पानी ज्यादा हाइट से कम हाइट की ओर यानी ढलान की ओर बहता है, उसी प्रकार हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हवाएं उच्च दाब से, जहां पर हवा का दाब ज्यादा है, वहां से निम्न दाब की ओर बहती है। तो दो पॉइंट याद रखने हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी चीज, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब हम भारत में दो प्रकार के मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून को एक एक करके समझेंगे। पहले हम देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है। जब गर्मी होती है भारत में मार्च अप्रैल के महीने में, और जून में 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा उस पर एकदम लंबवत होता है, तो भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। और भारत का जो पश्चिमी भाग है, रेतीला भाग, वहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। अभी हमने समझा कि जहां पर तापमान ज्यादा है, यानी कि जहां पर गर्मी ज्यादा है, वहां पर क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव कम होगा, हवाओं का दबाव कम होगा। तो भारत में तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, यानी कि अब हवाएं वहां पर खाली हो गई। इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में, वहां पर जब हिंद महासागर वाला हिस्सा है, वहां पर अभी ठंड है, तो ठंड है यानी कि तापमान कम है, और तापमान कम है तो वायुमंडलीय दबाव क्या है, ज्यादा है। भारत में क्या हो रहा है, भारत में तापमान है ज्यादा और वायुमंडलीय दबाव इस वजह से है कम। और हिंद महासागर यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके नीचे तापमान तो है कम और वायुमंडलीय दबाव है ज्यादा। तो हमने एक चीज जानी थी कि हवाएं क्या होगी, उच्च वायुमंडलीय दबाव से निम्न वायुमंडलीय दबाव की ओर बहेगी। तो हिंद महासागर से हवाएं भारत की तरफ बहेगी, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा से बहेगी, लेकिन जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगी तो एक बल होता है कोरियोलिस बल। सिर्फ आप नाम याद रखें, कोरियोलिस बल। तो इस कोरियोलिस बल के कारण इन हवाओं की दिशाएं चेंज हो जाएगी, और अब ये दक्षिण पूर्व की बजाय दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में एंटर होगी। इसे ही कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। लेकिन ये हवाएं सूखी सूखी नहीं आएगी, बल्कि चूंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही है तो अपने साथ पानी लेते हुए आएगी। अब जब ये भारत में आएगी तो ये दो भागों में बंट जाएगी। एक तो अरब सागर से भारत में एंट्री होगी और एक बंगाल की खाड़ी से भारत में एंट्री होगी। अरब सागर से अगर ये हवाएं आ रही है तो इसे कहेंगे अरब सागर शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है उसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के भारत में एंटर होने से पहले ही दो शाखाएं बन गई, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अब ये अरब सागर शाखा भी तीन भागों में बंट जाएगी।
एक तो पश्चिमी घाट से टकराएगी, दूसरी नर्मदा और ताप्ती की घाटी से होते हुए मध्य भारत में जाएगी, और तीसरी ये गुजरात के सौराष्ट्र तट से फिर राजस्थान में एंट्री होते हुए पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा बारिश करेगी। तीनों शाखाओं को एक एक करके समझते हैं। अरब सागर शाखा, इसकी पहली उपशाखा है पश्चिमी घाट की शाखा। पश्चिमी घाट क्या है? दक्षिण में, पश्चिम में ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, वही पश्चिमी घाट है। तो ये अरब सागर की ये पश्चिमी घाट वाली शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहुत ज्यादा बारिश करेगी और पूर्व में यह हिस्सा सूखा रह जाएगा। दूसरी जो शाखा है, ये पहली हो गई। दूसरी उपशाखा जो है, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियां होते हुए मध्य भारत में जाएगी, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश करेगी और फिर ये बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर फिर उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये नर्मदा ताप्ती वाली दूसरी उपशाखा। तीसरी है गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराती है, फिर ये राजस्थान में अरावली के समानांतर चलती है। अरावली के समानांतर चलने के कारण ये राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश नहीं कर पाती है और आगे बढ़ती हुई फिर पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलकर बहुत ज्यादा बारिश कर लेती है। तो अरब सागर शाखा की 3 उपशाखाएं हैं। फिर दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा म्यांमार नामक देश के तट से और बांग्लादेश नामक देश के तट से टकराती है और फिर इसकी भी 2 उपशाखाएं बन जाती है, जो कि भारत में प्रवेश करती है। एक तो गंगा के मैदान के सहारे चलते हुए ये पंजाब के मैदान तक पहुंचती है, अच्छी बारिश करती है, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी कि उत्तर पूर्व भारत में एंट्री कर जाती है और वहां पर ये बहुत ज्यादा बारिश करती है, जिसमें मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं उस पर स्थित मोहसिन राम नामक जगह है, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश करती है कि यह क्षेत्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र बन जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा 3 भागों में बढ़ जाती है। पश्चिमी घाट वाली शाखा, नर्मदा ताप्ती घाटी वाली शाखा, और तीसरी है आपकी सौराष्ट्र वाली शाखा। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी वाली शाखा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो गंगा के मैदान वाली और एक ब्रह्मपुत्र घाटी वाली। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, पूरा मैकेनिज्म आपको पता नहीं हो, थोड़ा इमेजिनेशन होना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है, कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है, तो भारत के पश्चिमी भाग में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी के कारण प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कम होता है। वहीं हिंद महासागर में क्या होता है, तापमान कम होता है, तो तापमान कम की वजह से वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है। तो इस वायुमंडलीय दाब से भारत के कम वायुमंडलीय दाब की तरफ हवाएं बहती है और ये समुद्र से होकर आती है तो अपने साथ पानी लाती है और दक्षिण पश्चिमी दिशा आती है, तो इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। अब ये भारत में आते हुए 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो आपकी अरब सागर शाखा और दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। ये किस समय होता है ये सारा काम? ये जून से सितंबर के महीने में होता है। हम जानते हैं कि जून के सितंबर महीने में भारत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। सबसे पहले ये अंडमान निकोबार द्वीप में आता है 25 मई को, और अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले केरल में आता है 1 जून को आता है। तो ये दोनों तारीखें आपको पता होनी चाहिए। तारीखें नहीं पता हो तो ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो केरल में। लेकिन इससे भी पहले आता है, लेकिन वो द्वीप समूह या यूं कहे केंद्र शासित प्रदेश में आता है, अंडमान निकोबार में। 2 शाखाएं हमने देख ली, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा 3 उप शाखाओं में बढ़ जाती है। पश्चिमी घाट वाली शाखा, पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसे पवनाभिमुखी क्षेत्र कहते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्व वाले क्षेत्र में दूसरी तरफ वाला क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ये सूखा वाले क्षेत्र कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बहुत बड़े हिस्से। एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पूर्वी क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी अरब सागर शाखा की दूसरी उपशाखा है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के घाटी के सहारे आगे चलती है और यह मध्य भारत में बहुत ज्यादा बारिश करती है। गंगा के मैदान में जाते हुए फिर यह बंगाल की खाड़ी जो दूसरी शाखा है उससे मिल जाती है और फिर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती है।
अरब सागर शाखा की तीसरी शाखा है जो कि सौराष्ट्र और कच्छ से टकराती है। ये अरावली के समानांतर चलती है, इसलिए राजस्थान में बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। ये सबसे ज्यादा बारिश करती है पंजाब और हरियाणा में, जहां पर ये बंगाल की खाड़ी शाखा से मिल जाती है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ही दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा बंगाल की खाड़ी से जाती हुई फिर ये म्यांमार और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व से टकराती है और यहां पर ये अराकान योमा नामक पहाड़ियों से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो गंगा मैदान वाली और एक ब्रह्मपुत्र घाटी वाली। ये गंगा मैदान वाली गंगा मैदान के सहारे चलती है, पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचकर वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करती है। दूसरी है ब्रह्मपुत्र घाटी की उपशाखा। ये ब्रह्मपुत्र घाटी या यूं कहे उत्तर पूर्व भारत में बहुत ज्यादा बारिश करती है और मेघालय की गारो पहाड़ियां जहां पर स्थित है मौसिनराम, वहां पर इसी उपशाखा से बारिश होती है और यह मौसिनराम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश करने वाला क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद अब हम समझते हैं उत्तर पूर्व मानसून को। बरसात के बाद, बारिश के मौसम के बाद जब भारत में धीरे धीरे तापमान कम होने लगता है और सर्दियां आते आते तापमान बहुत ज्यादा कम होने लगता है, तब भारत में चूंकि तापमान कम है तो यहां पर वायुमंडलीय दबाव बढ़ने लगेगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत होने लगता है तो जहां पर हिंद महासागर है वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो तापमान बढ़ने की वजह से हिंद महासागर वाले क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कम होगा। अब भारत के ज्यादा वायुमंडलीय दबाव से हिंद महासागर के कम वायुमंडलीय दबाव की ओर हवाएं जाने लगेगी। वही हमने कंसेप्ट देखा था कि जहां पर तापमान कम वहां वायुमंडलीय दबाव ज्यादा और जहां पर तापमान ज्यादा वहां वायुमंडलीय दबाव कम। तो हवाएं ज्यादा वायुमंडलीय दबाव से कम वायुमंडलीय दबाव की ओर बहेगी, तो हवाएं भारत से हिंद महासागर की ओर हवाएं बहेंगी। तो चूंकि ये उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है तो इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व मानसून। अब ये उत्तर पूर्व मानसून क्या करेगा कि बंगाल की खाड़ी से जब आ रहा होगा तो अपने साथ ये पानी लेके आएगा और भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बहुत ज्यादा बारिश करेगा। ये भारत का जो कोरोमंडल तट है इसके साथ ये विशेषता है कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यह क्षेत्र सूखा रह जाता है। लेकिन उत्तर पूर्व मानसून जब आ रहा होता है बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर तो कोरोमंडल तट पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और वो भी दिवाली के आसपास यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में। तो उत्तर पूर्व मानसून के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इसका मैकेनिज्म आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि जब शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा पर लंबवत होता है तो हिंद महासागर में तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने की वजह से वहां पर वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है। वहीं इसी समय भारत में तापमान कम होने लगता है तो वायुमंडलीय दबाव बढ़ेगा। तो भारत के अधिक वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र से हिंद महासागर के कम वायुमंडलीय दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं बहेंगी। चूंकि इनकी दिशा ये उत्तर पूर्व से आ रही है तो इसे उत्तर पूर्व मानसून कहेंगे। अब ये उत्तर पूर्व से आने वाली हवा जो है वो बंगाल की खाड़ी से पानी लेके आएगी और भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बहुत ज्यादा बारिश करेगी। इसे मानसून का लौटना या टेक्निकल भाषा में मानसून का निर्वर्तन भी कहा जाता है। इसका समय क्या होता है? अक्टूबर नवंबर, जब भारत में मुख्य बारिश का समय खत्म होने वाला होता है। इसमें सर्वाधिक बारिश तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है और तमिलनाडु की विशेषता क्या है कि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून में सूखा रह जाता है। क्यों? क्योंकि यह पश्चिमी घाट के पूर्व में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है, लेकिन उत्तर पूर्व मानसून के बीच में आ जाता है और उत्तर पूर्व मानसून में सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। तमिलनाडु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, ये उत्तर पूर्व मानसून और तमिलनाडु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये था उत्तर पूर्व मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून की कुछ विशेषताएं जो हमें एग्जाम के लिए जाननी है, जैसे कि जैसे जैसे आप समुद्र से
दूर होते जाओगे आपको बारिश कम देखने को मिलेगी, यानी कि तटीय क्षेत्रों में ज्यादा बारिश और जो बीच वाले क्षेत्र है वहां पर कम बारिश देखने को मिलेगी। भारत में जितनी भी बारिश होती है उसकी 75%, 75% या यूं कहे 3/4 भाग अकेले दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही हो जाती है। भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पर ज्यादा बारिश होगी और पश्चिमी भाग में कम देखने को मिलेगी बारिश। मानसून के कुछ आंकड़े हैं जो हमें याद रखने हैं कि भारत में औसत वर्षा का जो आंकड़ा है वो है लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, लेकिन औसतन देखा जाए तो लगभग 125 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलेगी। भारत में सबसे ज्यादा बारिश यानी कि 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत में मेघालय और उत्तर पूर्व भारत का ही जो हिमालय से थोड़ा दूर क्षेत्र है, उप हिमालय क्षेत्र है, वहां पर। वहीं सबसे कम बारिश यानी कि 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आपको देखने को मिलेगी राजस्थान के पश्चिमी भाग में और लद्दाख क्षेत्र में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें एग्जाम से रिलेटेड याद रखनी है, जैसे कि गर्मी के मौसम में बारिश आने से पहले ही कुछ स्थानीय तूफान आते हैं और कुछ हल्की फुल्की बारिश आती है। तो ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्थानीय तूफान है, जैसे कि आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है कर्नाटक और केरल में गर्मी के मौसम में, हल्की फुल्की बारिश होती है और ये आम की फसल के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। वहीं केरल में गर्मी में हल्की फुल्की बारिश होती है जिसे कॉफी सावर कहते हैं या फूलों वाली बौछार कहते हैं या मंजरी वर्षा कहते हैं। ये तीनों ही नाम एक ही है। तो ये जो बारिश होती है वो कॉफी की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। असम और पश्चिम बंगाल में गर्मी में हल्का फुल्का तूफान आता है जिसे काल बैसाखी कहते हैं, और पंजाब और बिहार मुख्यतः उत्तर भारत में जो ये गर्म शुष्क हवा चलती है उसे लू कहते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काल बैसाखी किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए असम और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। आम्र वर्षा किस क्षेत्र से रिलेटेड है, कर्नाटक और केरल से। कॉफी सावर या फूलों वाली बौछार या मंजरी वर्षा किस क्षेत्र से रिलेटेड है, केरल। और लू किस क्षेत्र से रिलेटेड है, उत्तर भारत, मुख्य रूप से पंजाब से लेकर बिहार तक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सर्दियों में जो बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है, और मुख्य रूप से यह मावट नाम राजस्थान से एसोसिएटेड है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ये सर्दियों में जो बारिश होती है, जो मावट होती है, वो रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ये रबी क्या होता है, जायद क्या होता है, खरीफ क्या होता है, ये हम कृषि वाले चैप्टर में और डिटेल में जानेंगे। रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूं की फसल आती है, इसके अलावा जौ, चना, ये सारी फसलें आती है। तो सर्दियों में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं और ये रबी की फसल के लिए उपयोगी साबित होती है। तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है पश्चिमी विक्षोभ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यहां भूमध्य सागर से उठने वाला एक तूफान मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में आता है, जिस कारण पंजाब में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है शीत ऋतु में, और आसपास के जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होने लगती है। तो भूमध्य सागर से सर्दी में आने वाला एक तूफान जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आता है उसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ से रिलेटेड हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि सर्दियों में आता है, भारत के मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भाग में आता है, एक तूफान है और भूमध्य सागर से उठता है, पंजाब और आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल वाले क्षेत्र, उत्तराखंड क्षेत्र में बर्फबारी होने लगती है। तो यह था भारत की जलवायु से रिलेटेड जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी बातें। तो आशा है कि आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।